हेलो दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी कवर करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 100 मतलब कि 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए इस टेस्ट के सबसे खास बात यह है कि हर प्रश्न के जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से भी सही उत्तर होगा, जो मैंने ग्रीन कलर हरा रंग से हाईलाइट कर दिया है। इससे आपको तुरंत सही आंसर देख सकते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को पक्का कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के या धमाकेदार सेशन और देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी से पहला क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सारे क्वेश्चन को ग्रीन हाईलाइट कर दिया हूँ, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे फटाफट कि मेमोरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी के मूल और प्राथमिक इकाई क्या है। तो इसमें देख सकते हैं डेटा को डिलीट करना, डेटा और निर्देशों को अस्थायी या अस्थायी से स्टोर करना और केवल इनपुट को प्रोसेस करना और इंटरनेट के कनेक्शन को तेज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा और निर्देशों को अस्थायी या अस्थायी का स्टोर करना। तो मानव शरीर के किस अंग के समान कंप्यूटर मेमोरी कार्य करता है। तो मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की कुल प्रोसेसिंग क्षमता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है। तो मेमोरी के आकार पर और गति पर। मेमोरी के आकार और गति पर। अगला देखें 4 नंबर, तीव्र सीपीयू और धीमे इनपुट उपकरणों के बीच संतुलन स्थापित करना के क्या कहते हैं। तो इसको स्पीड बैलेंसिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के वह आंतरिक और मुख्य मेमोरी जो सीधे प्रोसेसर से संपर्क करती है उसे क्या कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस सहायक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता प्राइमरी मेमोरी की नहीं है। तो है रोम को छोड़कर, बाकी क्या है सब देख सकते हैं। अत्यंत तीव्र गति होना, सेमीकंडक्टर का निर्माण मतलब सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं, और प्रति मेगाबाइट अधिक महंगी होना प्राइमरी मेमोरी का नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी रैम को छोड़कर। तो क्या प्राइमरी मेमोरी को बिना कंप्यूटर, जैसे मेरे से अगर बोलने में कुछ वर्ड अगर गलत हो सकते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हो सकता है मुझे बोलने में कुछ क्वेश्चन के जो आंसर या प्रश्न गलत हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि सही पढ़ूँ। क्या प्राइमरी मेमोरी रैम के बिना कंप्यूटर बूट शुरू हो सकता है। नहीं। इसमें जवाब देख सकते हैं बी वाला, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो पाएगा। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम या रोम भौतिक रूप से किससे बनी होती है, फिजिकली कैसे बनी होती हैं। तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप से बनी होती हैं, देख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो नंबर 10 में क्या है, प्रोसेसर किस मेमोरी में रखे गए निर्देशों को सीधे तौर पर तेजी से एक्सेस कर सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी से। अगला देखें, रोम का सही और पूर्ण विस्तृत रूप, मतलब नाम उसका क्या है रोम का। तो रीड ओनली मेमोरी। सामान्य कंप्यूटर उपयोग के दौरान रोम में संग्रहित डेटा को यूजर केवल पढ़ सकता है, बदल नहीं सकता। आप इन सब के बारे में अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आप बहुत ही आराम से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देख सकते हैं, पावर ऑफ होने पर भी किस मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता है। तो रोम मेमोरी का डेटा नष्ट नहीं होता है। अगला देखते हैं, बिना बिजली के भी डेटा सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रकृति को क्या कहा जाता है। तो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, पावर चलने के बाद भी डेटा उसमें क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगला देखते हैं, फर्मवेयर क्या है। तो निर्माण के समय हार्डवेयर चिप में स्थायी सॉफ्टवेयर डाल देना क्या कहलाता है। फर्मवेयर कहलाता है। कभी कभी देखिए इसमें ऑप्शन देता हूँ, मालवेयर, एडवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसको ऑप्शन को भी आप पढ़ सकते हैं। फर्मवेयर वास्तव में निम्नलिखित में से किन दो तत्वों का व्यवहारिक संयोजन है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। आगे देखते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़ों की टाइमिंग और चक्र नियंत्रण निर्देश का कहाँ स्टोर होते हैं। तो इसके आंतरिक रोम फर्मवेयर में। रोम मेमोरी उसमें लगी होती है, अपना वो हो गया कीबोर्ड हो गया, और सॉरी कीबोर्ड कह रहा हूँ, जो अपना वो टीवी का रिमोट होता है, वॉशिंग मशीन हो गया, और जो हमारा ओवन होता है जिसमें खाना गर्म करते हैं, तो उसमें कौन सी मेमोरी लगी होती है, रोम। अगला देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन में खाने के प्रकार का डिजिटल सेटिंग किस कारण काम करती है। तो रोम के फिक्स निर्देशों में, मतलब इसमें रोम मेमोरी लगी होती है, उसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम पहले से ही डाले रहते हैं, तो उसी के आधार पर वो काम करती रहती है उसमें।
फिर अगला देखिए, टीवी रिमोट के बटन दबाने पर कौन सी तरंग निकलेगी या निर्देश कहाँ सुरक्षित रहता है? तो रिमोट के छोटे रोम चिप। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन वही से। तो रिमोट में कौन सा लगा रहता है? रोम लगी होती है। निर्देश कहाँ से सुरक्षित रहता है? तो रोम में रहता है। तो कौन सी? अगला देखते हैं, पी रोम का पूरा नाम क्या है? तो ये पी रोम है उसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के समय पी रोम चिप वास्तव में कैसी होती है? तो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। अगला देखते हैं, पी रोम के चिप में उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर कुल कितनी बार डेटा लिख सकता है? तो केवल एक ही बार लिख सकता है। एक बार लिख देगा तो फिर वो इरेज नहीं होगा। फिर देखिए, अगर उसे इरेज भी करना होगा तो उसके लिए कौन सी मेमोरी है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे क्या बोलते हैं? ईपी रोम। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पहला वाला। तो ईपी रोम जो होता है, चिप के डेटा को मिटाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसे यूवी किरणों से इस डेटा को इरेज किया जाता है, मिटाया जाता है। ईपी रोम एवं डबल ईपी रोम। तो ईपी रोम जो है कि चिप के ऊपर डेटा मिटाने हेतु कौन सी विशेष खिड़की बनाई जाती है? तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन, छोटी पारदर्शी कॉटेज खिड़की। तो ईपी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिक। अगला देखें, डबल ईपी रोम एवं फ्लैश मेमोरी। तो कंप्यूटर के अंदर लगे ही विद्युत संकेतों से किस रोम के डेटा को मिटाया जा सकता है? डबल ईपी रोम को। मतलब अगर एक आपके सिस्टम में लगी हो तो उसे डेटा को कैसे मिटाया जा सकता है? डबल ईपी रोम को। तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी किस मेमोरी तकनीक के उन्नत प्रकार हैं? तो फ्लैश मेमोरी, मतलब डबल ईपी रोम का। फ्लैश मेमोरी की विशेषताएं। फ्लैश मेमोरी की गति सामान्य डबल ईपी रोम से बहुत तेज क्यों होती है? क्योंकि यह पूरे ब्लॉक को एक साथ मिटा सकती है। इसमें कौन आते हैं? पेन ड्राइव हमारा एग्जाम्पल इसका। आधुनिक फ्लैश मेमोरी चिप को लगभग कितनी बार रीराइट किया जा सकता है? तो लाखों बार इसे किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम इसमें डाल दो, हटा दो, डाल दो और निकाल दो। मतलब इसमें क्या करेंगे? रीराइट इसे बोल देते हैं कंप्यूटर की भाषा में। फिर है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो बायोस का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ये सब मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ये सारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कंप्यूटर चालू होने पर प्रोसेसर सबसे पहले किस छोटे से प्रोग्राम को रन करता है? तो बायोस को। ये पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? बायोस। ये क्या करता है? सबसे पहले पूरा ही कंप्यूटर को सारा चेक कर लेता है कि किसमें कौन सा कनेक्शन किससे जो हुआ है, और ये तुरंत सिस्टम को बताता है कि कौन सा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है, तुरंत ये सूचित करता है। आगे देखते हैं, बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर के किस भौतिक घटक पर अस्थायी रूप से स्टोर रहता है? बायोस कहाँ रहता है स्टोर? है मदरबोर्ड पर। तो पोस्ट का पूरा विस्तारित रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे देखते हैं, पोस्ट और बीप कोड। बूटिंग से पहले कीबोर्ड, रैम और ग्राफिक कार्ड सही ढंग से जुड़े होने की जांच कौन करता है? तो पोस्ट करता है। इसका काम समझ लीजिए, देखिए ऊपर लिखा है। इसमें से कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं, आंसर से भी, क्वेश्चन से भी। एक बार सीधा पढ़िए, एक बार उल्टा भी पढ़िए, तो इससे आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बूटिंग से पहले कीबोर्ड, रैम और ग्राफिक कार्ड का सही ढंग से जुड़े होने की जाँच कौन करता है? तो पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे देखते हैं, पोस्ट जाँच में 36 नंबर, पोस्ट जांच में कोई भी हार्डवेयर खराबी मिलने पर कंप्यूटर क्या संकेत देता है? तो मदरबोर्ड विशेष ध्वनि, मतलब बीप की ध्वनि देता है। यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर, बीप की ध्वनि निकालता है। जब क्या होता है? जब पोस्ट जांच में कोई हार्डवेयर खराबी मिलने पर। आगे देखते हैं, शैडोइंग। शैडोइंग क्या है? रैम से बायोस निर्देशों को रैम के सुरक्षित स्थान पर कॉपी करने के लिए कहलाती है क्या? शैडोइंग। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो बार बार यूज नहीं होते हैं, और क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में तो जल्दी हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं क्या है, कैसे। कंप्यूटर बूटिंग में शैडोइंग का मुख्य तकनीकी उद्देश्य क्या होता है? तो रोम की धीमी गति की कमी को दूर करने का सिस्टम, सबसे तेज सिस्टम क्या?
शेड्यूलिंग। आगे देखते हैं, रैम का पूर्ण विस्तारित नाम रैम, ऐसा लगता है दोबारा रिपीट हो गया क्या ये, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए रैम को क्या संज्ञा दी गई है, तो आप देख सकते हैं वर्किंग रेंज। वोलेटाइल रैम की विशेषताएं, तो कंप्यूटर के बंद होने या बिजली कटने का रैम के अंदर रखे डेटा का क्या होता है, तो तुरंत गायब हो जाता है, मिट जाता है। किसमें, वोलेटाइल मेमोरी में। बिजली जाने पर डेटा भूल जाने या कारण रैम की श्रेणी की मेमोरी है, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे बिजली जाती है सारा डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। थाली और पुतली का सिद्धांत, कोच के थाली और पुतली सिद्धांत में तितली बताओ कौन सा घटक है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन नहीं बनते। अगला देखते हैं, रैम मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर की हार्ड फ्री मल्टीटास्किंग क्षमता किस घटक के बड़े साइज पर निर्भर करती है, रैम के साइज पर। जब आप किसी गेम पर डबल क्लिक करते हैं तो वह हार्ड डिस्क से सीधे कहाँ लोड होती है, तो रैम में लोड होती है। डेटा लोडिंग प्रवाह, जो आप ऊपर हेडिंग देख रहे हो ना, उससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। जो भी आपको ऊपर हेडिंग दिख रही है तो उससे आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देख सकते हैं। सिस्टम में सॉफ्टवेयर सक्रिय होने पर डेटा लोडिंग प्रवाह का सही क्रम क्या है, तो देख सकते हैं आप, स्टोरेज, एसटीडी, रैम, सीपीयू। डी रैम का पूर्ण विस्तारित नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम के आंतरिक बनावट, डी रैम के मेमोरी सेल्स मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक घटकों से मिलकर बनते हैं, तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर है। सारा थ्योरी में आपने देखा होगा। डी रैम में बाइनरी मान 1 और 0 को दर्शाने के लिए बिजली चार्ज कौन थामता है, कैपेसिटर। मुख्य रैम और रिफ्रेशिंग, हमारे सामान्य कंप्यूटर या लैपटॉप में मुख्य रैम के रूप में किसका उपयोग होता है, तो डी रैम का होता है। तो डी रैम में कैपेसिटर बहुत ही छोटी बाल्टी की तरह होता है, जिसमें कौन सी मुख्य तकनीक समस्या होती है, तो करंट या चार्ज धीरे धीरे लीक होना। उस तरह के एग्जाम्पल है, थ्योरी मैंने समझाया था इसे। डी रैम और एस रैम, लीक होने वाले चार्ज के कारण डेटा खोने से बचने के लिए डी रैम में क्या आवश्यक है, तो प्रति सेकंड हजारों बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफ्रेश करना। एस रैम का पूर्ण रूप क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम की तकनीक, स्टैटिक रैम डेटा को लंबे समय तक बिना रिफ्रेश किए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप का। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो भी एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा। तो अगर नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो, स्टैटिक रैम को सबसे लंबे तक बिना रिफ्रेश किए वाले रखने का क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट। किस रैम को बार बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफ्रेश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, तो यस रैम को, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं एस रैम की गति और उपयोग। एस रैम की डेटा एक्सेस गति डी रैम की तुलना में कैसी होती है, तो बिजली जैसी तेज अत्यंत तीव्र आवाज़ होती है, देख सकते हैं। अब अगले में देखते हैं 58 में, अत्यधिक तीव्र होने के कारण एस रैम का मुख्य उपयोग कंप्यूटर में कहाँ किया जाता है, तो कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, बहुत फास्ट होता है। एस रैम और डी रैम, एस रैम के प्रति एक मेमोरी सेल निर्माण के लिए किस ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, तो कितने होती है, 6 ट्रांजिस्टर की। और डी रैम के प्रति मेमोरी सेल के निर्माण के लिए कितनी आवश्यकता होती है, 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर, किसमें, डी रैम के प्रति। रैम में DDR तकनीक का सही और पूर्ण रूप क्या होता है, तो डबल डेटा रेट होता है, DDR का पूरा नाम है। DDR रैम क्लॉक चक्र के किस स्थान पर डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, तो दोनों किनारों पर, राइजिंग एंड फॉलिंग एड्ज पे। आगे देखते हैं DDR पीढ़ियों के विकास, तो डुअल चैनल आर्किटेक्चर वाली अत्यंत तीव्र नवीनतम रैम पीढ़ी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो DDR इसमें 5 चल रहा है। आप भी कोई कंप्यूटर लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें DDR 5 चेक कर लीजिए। इससे पहले क्या लगा था, DDR 4 लगा रहता था, उससे अब फास्ट आ गया है। अब देखिए CPU और मुख्य रैम के बीच तीव्र सहायक सेतु कौन सी मेमोरी है, तो कैसी मेमोरी है। पूछता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, अगर इसमें वो रहता रजिस्टर, तो रजिस्टर को मान देते हैं।
कैश मेमोरी और हीट मेमोरी। तो कैश मेमोरी का मुख्य तकनीकी उद्देश्य क्या है? तो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को प्रोसेस के पास ही रखना। जो इसमें क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन को आप एक तरह से हेडिंग समझ सकते हो, उसका आंसर समझ सकते हो, मतलब कि एक तरह से नोट की तरह क्वेश्चन ही समझ जाते हैं। जब आप सीपीयू को आवश्यक डेटा को कैश मेमोरी के अंदर ही मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कैश हिट, कैश मिस एवं कैश स्तर। तो कैश मिस होने की स्थिति में सीपीयू को आवश्यक डेटा कहाँ खोजना पड़ता है? तो धीमी मुख्य रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अगला देखिए 68, कौन सी कैश मेमोरी सीपीयू कोर के अंदर स्थित और सबसे तेज केबी के आकार की होती है? तो L1 कैश। इसमें मैंने बताया था L1 L2 L3 क्या है, किस काम में आते हैं, थ्योरी में बताया था पार्ट 2 वाले में, मेमोरी पार्ट 2 वाले में। कैश स्तर और रजिस्टर। तो सभी सीपीयू कोर के बीच साझा शेयर होने वाले सबसे बड़ी कैश मेमोरी आकार कौन सी है? तो L3 है, देख सकते हैं। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। ये है कंप्यूटर पदानुक्रम में सबसे तीव्र छोटे और सीपीयू के आंतरिक मेमोरी सेल क्या है? तो प्रोसेसर रजिस्टर है। रजिस्टर के प्रकार। तो पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? अगले एग्जीक्यूट होने वाले निर्देशों का, इंस्ट्रक्शन का मेमोरी को एड्रेस रखना। एमआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का सहेज कर रखता है क्या? उस सक्रिय मेमोरी लोकेशन के एड्रेस जहाँ से डेटा पढ़ना लिखना है, रीड राइट। आगे देखते हैं MBR एवं IR। तो मुख्य मेमोरी से आने वाले या जाने वाले वास्तविक डेटा को स्थायी रूप से कौन थामता है? तो मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR। फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके हिसाब से। वर्तमान में निष्पादित एग्जीक्यूट किए जा रहे निर्देशों को किस रजिस्टर में रखा जाता है? तो IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर एवं डिकोडर। एलयू द्वारा किए जाने वाले सभी गणितीय गणनाओं के तत्कालिक परिणामों को कौन सा सुरक्षित रखता है? तो एक्यूमुलेटर रखता है। ये सारे मैंने थ्योरी में आपको बताया था, जितने आप नाम दिख रहे हैं L1 L2 एक्यूमुलेटर MBR IR सारी थ्योरी में आप देख सकते हो। अगर उसमें लैंग्वेज मेरी पसंद नहीं आ रही है आपको तो आप उस पर थ्योरी ही सिर्फ पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, इसलिए आपको सही से समझा नहीं पाया था मैं। बाइनरी निर्देशों को डिकोड करके उसका वास्तविक अर्थ प्रोसेसर को कौन सा समझाता है? ID इंस्ट्रक्शन डिकोडर। वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा। तो वास्तविक रैम पूरी तरह से भर जाने पर ऑपरेटिंग सिस्टम किस स्टोरेज तकनीक को सहारा लेता है? तो वर्चुअल मेमोरी का, देख सकते हैं हस्तांतरण में 78 में देखें। तो वर्चुअल मेमोरी वास्तव में कंप्यूटर के किस हार्डवेयर के खाली हिस्से का रैम की तरह उपयोग करती है? तो हार्ड डिस्क का। पेजिंग फाइल एवं लाभ। तो वर्चुअल मेमोरी को तकनीकी रूप से किस नाम से फाइल भी कहा जाता है? तो पेजिंग फाइल। तो वर्चुअल मेमोरी तकनीक का कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य लाभ क्या होता है? तो भारी प्रोग्राम खोलने पर भी सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। सेकेंडरी स्टोरेज, SSD का पूरा नाम तो सबको पता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD के आंतरिक संरचना के मुख्य रूप से कैसी और किस तरह का आधारित होती है? तो आंतरिक मतलब मैकेनिकल घूमने वाली धातु के डिस्क पर। इसको बहुत संभाल के भी रखना पड़ता है, ज़्यादा पटक देंगे तो सारा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, क्रैश हो जाती है मेमोरी। स्टोरेज क्षमता हमारी। सेकेंडरी स्टोरेज SSD का सही पूरा नाम क्या है इसका? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD चिप आधारित तकनीक होने के कारण HDD से क्यों बेहतर है? इसमें कोई भी घूमने वाली भौतिक पुर्जे नहीं होते हैं और गति तेज होती है, थोड़ा ये महंगी भी होती है। NVMe SSD और GPU। आधुनिक NVMe M.2 SSD औसत डेटा रीड राइट गति लगभग कितनी होती है? तो 3500 MB प्रति सेकंड से अधिक होती है। GPU का सही पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है इसका? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं
VRM एवं बाइनरी बेस। ग्राफिक्स कार्ड के पास मौजूद उसकी खुद की समर्पित रैम क्या कहलाती है? तो VRAM, वीडियो रैम। देख सकते हैं। आगे देखते हैं 88 में कंप्यूटर केवल 2 ही अंक 0 और 1 समझता है। इन्हें तकनीकी रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिट, बाइनरी डिजिट। मेमोरी मापन इकाइयाँ, तो निबल कुल कितने बिट्स के समूह के बराबर होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। निबल तो कितने होते हैं? 8 बिट्स। कीबोर्ड के किस एक अक्षर को दर्शाने के लिए आवश्यक 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। KB एवं GB की इकाइयाँ, 1 किलोबाइट का गणितीय बाइनरी मान क्या होता है? तो 2 क्रॉस 2 के पावर 10 बाइट्स, 1024 बाइट्स। 1 GB गीगाबाइट का कुल कितने मेगावाट MB के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर। व्यवहारिक बड़ी करना है, व्यवहारिक बड़ी इकाइयाँ। आधुनिक कंप्यूटर या सामान्य लैपटॉप हार्ड डिस्क की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? तो किसमें आती है? TB, टेराबाइट। 94 देख सकते हैं, 100 के करीब पहुँचने वाले हैं। बड़े कॉर्पोरेट डेटा सेक्टरों के दैनिक बैकअप को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पेटाबाइट का। योट्टाबाइट। 1 एट्टाबाइट सही क्रम निम्नलिखित में किसके बराबर है? 1024 एट्टाबाइट के। वर्तमान में संपूर्ण डिजिटल जगत की सबसे बड़ी और व्यवहारिक मापन इकाइयाँ कौन सी हैं? योट्टाबाइट। गूगल, अमेजॉन जिस पर काम करते हैं उनका जिस पर डेटा सेव रहता है। तदनुसार एवं क्रमिक नियम। सोडियम नियम के अनुसार जो मेमोरी गति में सबसे तेज होती है उसका प्रति मेगाबाइट मूल्य अत्यधिक महंगा और स्टोरेज आकार कम होगा। देख सकते हैं। मेमोरी स्पीड पदानुक्रम चार्ट में सबसे तेज और धीमा का सही क्रम क्या है? तो रजिस्टर, कैश, रैम, SSD, फिर उसके बाद SSD। इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे स्लो HDD, फिर उससे फास्ट SSD, फिर उससे फास्ट रैम, फिर उससे फास्ट कैश, फिर उससे फास्ट रजिस्टर। आगे देखते हैं कौन सा मेमोरी युग विद्युत प्रवाह जाने पर भी पूरी तरह से खाली हो जाता है? तो रैम और कैश मेमोरी। बूटिंग की सफल बूटिंग का सबसे अंतिम चरण क्या होता है? कंप्यूटर की सफल बूटिंग का सबसे अंतिम चरण क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम पूर्ण रूप से लोड करना। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन पूरे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह नए अपडेट्स पाने के लिए, और भी आगे इसी तरह लगातार वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।